दो टूक के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अब की बार 400 पार, ये बीजेपी लगातार नारा दे रही है। बीजेपी कह रही है कि एनडीए इस बार 400 के पार होगा और बीजेपी अकेले अपने दम पर 370 से ज्यादा सीटें जीतेगी। हालांकि विपक्ष इस दावे पर सवाल उठाता है और कई राजनीतिक विश्लेषक ये सवाल उठाते हैं कि दरअसल बीजेपी जिन राज्यों में पहले से ही सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें जीत चुकी है, कुछ राज्यों में लगभग सारी सीटें जीत चुकी है, यानी जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है, वहां पर बीजेपी सीट बढ़ा नहीं सकती। और जिन राज्यों में बीजेपी को सीट बढ़ानी है, वहां बीजेपी की मौजूदगी को लेकर कई तरह के संदेह हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल दक्षिण के राज्यों से उठता है। दक्षिण के 5 राज्यों में करीब 129 लोकसभा सीटें हैं और इनमें अगर कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में जरूर जो है करीब 2 दर्जन सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद कर्नाटक में बीजेपी विधानसभा चुनाव हार गई। और इसलिए बार बार ये सवाल उठते हैं कि बीजेपी जब ये कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार या फिर अब की बार बीजेपी 370 सीटें लाएगी, तो सवाल यह है दक्षिण में बीजेपी क्या पाएगी। ये सवाल अक्सर उठता है। आज इस सवाल पर हम चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु में उन्होंने आज चुनावी सभा नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, एक रैली को भी संबोधित किया, क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, वो एक यात्रा निकाल रहे थे और उसके बाद जो है उन्होंने उस यात्रा की समाप्ति के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक रैली को भी संबोधित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ वहां कहा और जो कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिस्पांस मिला, उन सब पे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले मीनाक्षी मंदिर पहुंचे हैं, मीनाक्षी टेंपल पहुंचे हैं। वहां के दृश्य आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आज तमिलनाडु की जो दौरा था, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो उनका कार्यक्रम था आज का, वो मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। और ये मीनाक्षीपुरम की तस्वीरें हैं। मीनाक्षीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की अपने तमिलनाडु दौरे में। आज उनका तमिलनाडु का दौरा, केरल और
दिखा रहे हैं मीनाक्षीपुरम मंदिर के हैं। दक्षिण भारत के बहुत सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है मीनाक्षीपुरम मंदिर और मदुरै में है। जैसा मैंने बताया, तमिलनाडु स्थित ये मां मीनाक्षी देवी का ये मंदिर विश्व के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहाँ की खूबसूरत और महीन शिल्पकारी ने इसे दुनिया के विशिष्ट जो स्थान हैं उनमें स्थान दिलाया है। और दरअसल मुख्य रूप से पार्वती जी को, मां पार्वती को समर्पित है ये मंदिर, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है ये मीनाक्षी मंदिर, जिसे प्राचीन वेगई नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर पहुँचे हैं और पूजा अर्चना की है। ये जो मंदिर है मीनाक्षीपुरम, जहाँ पर पीएम पूजा करते हुए दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जहाँ पूजा अर्चना करते हुए दिख रहे हैं, इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह 3500 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। और ये भारत के उन मंदिरों में इसकी गिनती होती है जहाँ जो सबसे, एक तरह से कह सकते हैं, सबसे जो संपन्न मंदिर हैं उनमें इसको माना जाता है। लेकिन साथ साथ इस मंदिर की जो स्थापत्य कला है, वास्तुकला है, वो भी बहुत खूबसूरत है, देखते ही बनती है। तमिल साहित्य में कई मंदिर हैं, कई कहानियां हैं जिसमें इस मंदिर का जिक्र है। मदुरै का मीनाक्षीपुरम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर। 2 दिन का दौरा प्रधानमंत्री का दक्षिण भारत का, केरल और अब तमिलनाडु। और कार्यक्रम आज के उनका जो अंतिम कार्यक्रम मदुरै में मीनाक्षीपुरम मंदिर में पूजा अर्चना। ये मीनाक्षीपुरम मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था और मंदिर में 8 खंभों पर लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनी हैं। इन खंभों पर भगवान शिव की पौराणिक कथाएं भी लिखी गई हैं। मीनाक्षीपुरम मंदिर के परिसर में एक पवित्र सरोवर भी है जो 165 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करने के बाद मंदिर से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दृश्य जो हैं मदुरै के हैं, मीनाक्षीपुरम मंदिर के हैं। इस मंदिर में एक ख़ास बात यह भी है कि इसमें भगवान शंकर की पौराणिक कथाएं जो हैं वो अंकित हैं, उत्कीर्ण हैं मूर्तियों के रूप में। और मीनाक्षीपुरम मंदिर मीनाक्षी या मछली की आकार की आंख वाली देवी को समर्पित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मदुरै का मीनाक्षीपुरम मंदिर मां पार्वती को समर्पित, और मां पार्वती का ही नाम मीनाक्षी है और इसीलिए इस मंदिर को मीनाक्षीपुरम मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर के आगे के भाग में दीवारों और खंभों पर कई तरह की कलाकृतियां दर्शाई गई हैं और देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक ये मंदिर है। देवी पार्वती के सबसे पवित्र स्थानों में से एक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी हुआ। वहाँ पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं तो सड़कों के किनारे लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे।
और ये उस वक्त के दृश्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला निकला तो प्रधानमंत्री मदुरई में लोग सड़कों के किनारे जमा हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कार के भीतर से ही लोगों का अभिवादन किया, उनके अभिवादन स्वीकार किया। ये मदुरई में मंदिर से बाहर निकलने के वक्त का ये दृश्य है। जब वो मंदिर से बाहर निकले, मीनाक्षीपुरम मंदिर से बाहर निकले, तो फिर लोग सड़कों के दोनों तरफ जमा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। कुछ लोगों ने पुष्प वर्षा भी की, आप देख सकते हैं इसमें। कुछ लोगों ने पुष्प वर्षा की, कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे निकाले प्रधानमंत्री की एक तस्वीर खींचने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। मीनाक्षीपुरम मंदिर से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला तो प्रधानमंत्री का 2 दिन का बेहद अहम दौरा, ये दक्षिण के राज्यों में, दक्षिण भारत में केरल और आज तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। मीनाक्षीपुरम मंदिर से बाहर निकलने के बाद के दृश्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला और लोग उनके काफिले का स्वागत करते हुए, प्रधानमंत्री का अभिनंदन करते हुए, उनकी तस्वीरें खींचते हुए, उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन करते हुए। और कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर हर्ष प्रकट करने के लिए पुष्प वर्षा भी की। तो प्रधानमंत्री का जो आज का जो दौरा था उससे जुड़े हम कुछ तस्वीर दिखा रहे थे मीनाक्षीपुरम मंदिर के और मंदिर से बाहर निकलने पर। लेकिन आज 2 टूक में जो चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर ही, क्योंकि ये दौरा कई मायनों में अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि अब से कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो दावा करते हैं कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी, एनडीए 400 सीटें जीतेगा, उस लक्ष्य तक अगर पहुंचना है तो दक्षिण के द्वार खोलना होगा। बीजेपी को दक्षिण का द्वार खोलना होगा। कर्नाटक में एक समय दक्षिण का द्वार खुला था, लेकिन वो द्वार बीजेपी उससे आगे नहीं पहुंच पाई। तमिलनाडु जो है एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार क्या बीजेपी दक्षिण के द्वार में तमिलनाडु में प्रवेश कर पाएगी? क्या केरल में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी? अगर बीजेपी ने जो अपने लिए लक्ष्य तय किया उसको हासिल करना है तो ये काम बीजेपी को करने होंगे। लेकिन क्या कर पाएगी और होंगे तो कैसे, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं। प्रधानमंत्री के आज के दौरे की जो अहम उन्होंने जो कुछ आज की रैली में कहा वो आपको सुनाऊंगा और फिर आज के मेहमानों से 2 टूक चर्चा होगी इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं। कितना पसीना बहाते हैं। कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं। हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी।
1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर, मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम बात कर रहे हैं अब की बार दक्षिण का द्वार। जी हां, बीजेपी दक्षिण के द्वार को खोलने की भरसक कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु में थे, इससे पहले वो केरल भी गए थे। 2 दिन में वो केरल और तमिलनाडु गए, जहां पर बीजेपी दरअसल एक एक सीट के लिए कह सकते हैं कि सालों से तरस रही है। लेकिन बहुत से राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि इस बार बीजेपी की संभावनाएं तमिलनाडु और केरल में जो हैं वो कुछ दिख रही हैं, कुछ जीत की। हालांकि विपक्ष इस दावे में दम नहीं देखता। दरअसल बीजेपी के जो वहां पर अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, अन्नामलाई, उन्होंने 6 महीने से एक यात्रा शुरू कर रखी है। एन मन एन मक्कल, यानी मेरी भूमि मेरे लोग। 6 महीने की यात्रा की, 234 विधानसभा सीटों पर उनकी यात्रा पहुंची और आज उसका समापन जब हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक विशाल रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में विपक्ष पर जोरदार हमले किए और खास करके ये भी याद दिलाया कि तमिलनाडु में एसी कमरों में बैठे लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था, उसके बाद आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को शुरू करूंगा। तमिलनाडु में मोदी इन गारंटी का अर्थ है 3.5 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज। मोदी इन गारंटी का मतलब है तमिलनाडु की 40 लाख से अधिक महिलाओं को धुएं से आजादी, उनके लिए एलपीजी सिलेंडर। मोदी इन गारंटी का मतलब है तमिलनाडु के 6 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए पीएम आवास। और आज पूरा देश जानता है कि ये मोदी इन गारंटी अब अगले कई सालों तक और चलने वाली है। इंडी गठबंधन के लोग केंद्र में तो
अपनी हार मान चुके हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि कैसे तमिलनाडु जैसे राज्यों में लूटने का लाइसेंस बना रहे। लेकिन 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। तमिलनाडु में एन मन एन मक्कर यात्रा ने इस ताले का इंतजाम कर दिया है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देख ले तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला ये राज्य आज आपकी आंखों के सामने है। तो जो लोग तमिलनाडु में उन्होंने प्रहार किया विपक्ष पर, जो लोग एसी कमरों में बैठकर भारत को तोड़ने की बात करते हैं, उनको उन्होंने कहा क्या है और तमिलनाडु में देखें इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या आज जो कुछ हुआ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, क्या दक्षिण में बीजेपी अब की बार खोलेगी द्वार, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के नतीजे भी उनको घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने यहां 8 सीटें जीत ली हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी यूपी राज्यसभा चुनाव के नतीजे जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं राज्यसभा चुनाव में, बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। इसका मायने ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। सपा का जो तीसरा कैंडिडेट था वो राज्यसभा चुनाव हार गया है। सपा को राज्यसभा चुनाव में करारी हार मिली है। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे और लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी थे अमरपाल मौर्य, वो 8वें प्रत्याशी बीजेपी के, जिन्हें जीत मिली। समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की भी हार मिली। साफ है कि इंडिया अलायंस और बाकी पार्टियां जो हैं वो अपने घर में जो अपने घर को बचा नहीं पा रही हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के घर में जो है वो सेंध लगी और यहां पर समाजवादी पार्टी का कुनबा जो है बिखर गया। सपा को महज 2 सीटों पर जीत मिली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव में भी, यूपी के राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी हार और बीजेपी ने वहां पर जीती 8 सीटें। सपा को सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा।
ये बड़ी खबर है। चलिए आता हूं तमिलनाडु पर एक बार फिर से। तमिलनाडु में आपकी बार दक्षिण का क्या खुलेगा द्वार, इसी पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहा है, ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान जो हैं आज की डिबेट में वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीर्वादम आचार्य जुड़े हैं मेरे साथ। डॉक्टर आशीर्वादम आचार्य बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर भालचंद्र कांगो जुड़े हुए हैं, सीपीआई के नेता हैं। मेरे साथ शेखर अय्यर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ साथ मेरे साथ अभय कुमार जी जुड़े हुए हैं। अभय कुमार जी चुनाव विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं सबसे पहले डॉक्टर आशीर्वादम आचार्य आपसे शुरुआत करता हूं। 2019 के आंकड़े जो हैं वो तो दक्षिण में दिखाते हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 4 सीटें आपको तेलंगाना से मिली थी, 25 सीटें बीजेपी को कर्नाटक से मिली थी। तमिलनाडु में 0, केरल में 0, बाकी जगह बीजेपी का खाता नहीं खुला था। इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमिलनाडु जा रहे हैं और जो यात्रा निकाली, उसके बाद क्या उम्मीदें कर रहे हैं? क्योंकि 370 का लक्ष्य तब तक आप नहीं पूरा कर सकते जब तक तमिलनाडु में दक्षिण का द्वार जो है आपके लिए नहीं खुलेगा। अशोक जी नमस्ते। नमस्ते। जो आपने जो आंकड़े बताए थे ये 19 के चुनाव के जो आंकड़े हैं, लेकिन उसके बाद 21 में हम जब तमिलनाडु की बात करते हैं, हमने तमिलनाडु में पहली बार अपने बल में अपना खाता खोल दिया था। 4 हमारे विधायक वहां पे बैठे हुए हैं, पिछले 2.5 साल से वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसके लिए अभी क्या हो गया है, जो अन्नामलई जी आए थे, आपने जिसका जिक्र किया था यन मक्कल यात्रा, जो पिछले साल जुलाई में 28 तारीख को रामेश्वरम से निकल के आज के दिन में पल्लडम एक जगह है कोयम्बटूर के पास में, तिरुपुर जिला में, वहां पे समाप्त हुआ है। तो इस दौरान जो पिछले 6-7 महीने के जो यात्रा रहा, उसमें हमने एकदम से डीएमके को अपने मतलब अपना जो बल है, अपना जो ताकत है, उनको दिखाया। तो ये अभी ये जो आपने जो जिक्र किया टुकड़े टुकड़े गैंग, जो मोदी जी ने भी बताया, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जो साउथ इंडिया का जो लीडर है वो द्रमुक है। ये जो एमके स्टालिन के जो पार्टी है द्रविड़ मुन्नेट्र कझगम, उसको लीडरशिप दे रहा है वहां पे। बट आज जब मोदी जी ने उनके बारे में उल्लेख किया है, वो बैकफुट में है। अन्नामलई जी का जो भी पिछले 6-7 महीने में जो हुआ है काम, हम मेन अपोजिशन का रोल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी पार्टी एकदम ताकत से उठ के खड़ा हो गया। आपने डॉक्टर आशीर्वादम, आपने डीएमके को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, क्यों कहा? वो एक इलेक्टेड पार्टी है, इलेक्टेड सरकार वो बनी हुई है, लोगों ने तमिलनाडु में भारी बहुमत से उसको जिताया। आप उसे टुकड़े टुकड़े गैंग किस आधार पर कहते हैं? टुकड़े टुकड़े गैंग का साउथ इंडियन का लीडरशिप उनको उनके पास है। मैं उसका जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखिएगा साउथ में डीएमके के साथ साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं और वो किसके साथ वो गठबंधन कर रहे हैं, जिसके साथ वो मतलब लिटे का एक बड़ा इशू हमारे सामने कई 50 साल से ज्यादा समय से हमारे सामने खड़ा है, उसको कौन समर्थन दे रहा है? और ये लोग कांग्रेस के साथ कैसे मिले हुए हैं? कांग्रेस जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसका हाँ करते हैं। क्या ये हमारे देश में के नागरिक नहीं है क्या? वो वो अपने पार्टी जो कांग्रेस है उनको बताते नहीं क्या कि आप जो गलत कर रहे हो, आप मोदी जी के खिलाफ जो आप मोर्चा खोल के रखा है वो हमारे देश के लिए भी खिलाफ है। तो ये उनका नहीं था क्या? नहीं डॉक्टर आशीर्वादम, एक मिनट आपको रोक रहा हूं। मोदी जी के खिलाफ मोर्चा देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री के खिलाफ डेमोक्रेसी में किसी को भी मोर्चा खोलने का, प्रधानमंत्री की आलोचना करने का किसी को भी अधिकार है। तो मोदी जी के खिलाफ मोर्चा आप कैसे कह सकते हैं देश के खिलाफ मोर्चा है? अशोक जी, आप एक बार आप तमिलनाडु में आकर के देखिएगा। आप जहां पे मदुरई की बात करते थे, तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम गए थे, रामेश्वरम गए थे मोदी जी, वहां पे हमारे लिए पूजा किया। आज अगर आप देखेंगे तो द्रविड़ मुन्नेट्र कझगम जो है वो हमारे जो लोगों को एक तरह से दूसरे नजरिया से देखता है। जो मोदी जी जो भी करते हैं उसके खिलाफ बोलता है, तो वो हो सकता है देश के हित में है, लेकिन उनको इतना ही पता है हमको मोदी के खिलाफ बोलना है। मोदी जो भी करते हैं वो हमारे को उनके खिलाफ बोलना है, उनको नीचे दिखाना है। ये मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा नहीं है क्या?
आप खुद बताइएगा। और ये जो नॉर्थ में जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और बाकी उनके साथ जो भी मिले हुए हैं और इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे आज मोदी जी, उनका ये जो इनके साथ मिले हुए हैं ना, द्रविड़ मुन्नेत्र कलगम और उनके जो साथी दल, ये सब उनके साथ मिले हुए हैं। उनको देश की तरक्की नहीं चाहिए, उनको अपने परिवार का देखना है, अपने परिवार राज्य चलाना है और करप्शन करना है, पैसा लूटना है। उसकी वजह से उनके 2 मंत्री, एक मंत्री अभी भी चेन्नई के जेल में सड़ रहा है और दूसरा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, करप्शन के मामले में इन्वॉल्व थे। ओके डॉक्टर भालचंद, जाहिर सी बात है, इस बात से तो कोई सहमत नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का अधिकार तो सभी को है, लेकिन सवाल यह कि ये जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते करते आप अक्सर जो है वो इस हद तक चले जाते हैं कि कई बार आप या तो धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, या फिर कभी कभी जो है सेना के खिलाफ, इस तरह की जब चीजें चली जाती है तो इसीलिए लोग कहते हैं कि भाई ये दरअसल जो है यहाँ ये आलोचना नहीं, ये कुछ और है। अब दक्षिण भारत से ये पूरी की पूरी आवाज डीएमके का जिक्र वो कर रहे हैं डॉक्टर आशीर्वादम। ये वही डीएमके है जिसके नेता खुलकर बार बार जो है ये कहते हैं कि जो है सनातन डेंगू है, सनातन एड्स है, मलेरिया है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। तो क्या ये सब जो चीजें हो रही हैं, क्या उस पर प्रधानमंत्री ने आज प्रहार किया था? और क्या जो सभा में जो दिख रहा था, जिस तरह से पब्लिक दिख रही थी, क्या उससे डीएमके और विपक्षी पार्टियां या जो इंडिया अलायंस है उसके लिए खतरे की घंटी बजती दिख रही है क्या आपको? देखिए, आपने सही कहा था कि बीजेपी को अगर 370 सीट जीतना है तो दक्षिण भारत का द्वार उनके लिए खुलना जरूरी है। और उसके लिए तमिलनाडु ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर 40 सीटें हैं, लेकिन वहां पर बीजेपी को आज एक भी अलायंस नहीं मिलना है। उनकी जो अन्ना डीएम के अलायंस थे पिछले टाइम का, इसने साफ इनकार कर दिया है कि हम अलायंस नहीं करेंगे और बीजेपी को वहां पे सिर्फ 3% वोट है। प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी तो सभी देश में है, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जहां पर जाएंगे वहां पे लोग आते हैं और इसको एनकैश करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में हमेशा ही वोटिंग के बारे में बहुत फर्क रहा है। इमरजेंसी के दौरान यह कहा जाता था कि देश ने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि दक्षिण भारत में सिर्फ 1 या 2 सीट जनता दल को मिली थी, बाकी पूरी की पूरी सीट कांग्रेस को ही मिली थी उस टाइम। तो इसका मतलब यह है कि साउथ और नॉर्थ में हमेशा वोटिंग का डिफरेंस रहा है। डीएमके का एक्यूजेशन यह है कि फेडरलिज्म जो है, यूनियन ऑफ स्टेट जो हमारा है, वो मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर हो रहा है और इसीलिए उन्होंने कुछ जिक्र किया है। जैसा कि चेन्नई में बाढ़ आई थी, वो उस बाढ़ के लिए उनका कहना है कि सेंटर ने हमको कोई भी मदद नहीं दी। जीएसटी का पैसा भी सेंटर उनको टाइम पे नहीं देता है, उसके लिए उनका कहना है हर जगह पर जो है बीजेपी उनको रोकने की कोशिश करती है, प्रगति को रोकने की कोशिश करती है, उनका इल्जाम है। गवर्नर का भी रवैया आपने देखा होगा। मैं 1 मिनट आऊंगा सर, आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं मौका दूंगा जी। बीजेपी के खिलाफ डीएमके का यह कहना है, सिर्फ डीएमके का नहीं, इंडिया अलायंस का कहना है कि बीजेपी फेडरलिज्म के खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए साउथ में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा आवाज उठती है, क्योंकि केरला में भी अपोजिशन गवर्नमेंट है और तमिलनाडु में भी अपोजिशन गवर्नमेंट है और कर्नाटक में कांग्रेस की अपोजिशन गवर्नमेंट है और टीआरएस की गवर्नमेंट अब तक आंध्र प्रदेश में थी, अब वहां पर भी, अब तेलंगाना में थी, वहां पर भी अब कांग्रेस की राजवट आ गई है। तो मुझे यह लगता है कि बीजेपी को एंट्री मिलने की कोशिश करने के लिए प्रधानमंत्री बार बार साउथ जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको कितना यश मिलेगा, क्योंकि कांगो जी विकास की बात तो करते नहीं है। हाँ, कांगो जी टुकड़े गैंग की बात करते हैं। हाँ, कांगो जी 2 चीजें, कांग्रेस को गाली देने की बात करते हैं। कांगो जी उन्होंने कहा कि एसी में आप लोग बैठते हो और जनता से बात करते हो। कांगो जी 2 चीजें बताता हूं कि एसी क्यों नहीं बंद कर देते आप आपके राज्य में? कांगो जी 2 चीजें मैं आप डॉक्टर आशीर्वादम भी रिबट करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपसे 2 चीजें आपके सामने रख रहा हूं। एक तो आपने कहा कि बीजेपी को सहयोगी नहीं मिल रहा, अभी जो खबर आई है वो ये है कि तमिल मनीला कांग्रेस जो है वो जीके वासन की पार्टी, वो बीजेपी के साथ हाथ मिला चुकी है। ठीक है सर, वो कोई मतलब ये पार्टी वही पार्टी है जो जिसमें कभी जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता तमिलनाडु से टूट कर गए थे और तब उन्होंने बनाई थी। बहरहाल अभी आप देखेंगे चुनावी दृष्टि से छोटी पार्टी हो सकती है वो आपका। लेकिन दूसरी बात,
ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का विरोध करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब आप सनातन का विरोध करने लगते हैं, जब आप कहते हैं कि सनातन तो डेंगू मलेरिया है, इसका विरोध, इसको जो है नष्ट कर देना चाहिए, तब फिर लगता है ना कि भाई ये आप ये ठीक है कि इलेक्ट्रल दृष्टि से देखें तो उत्तर और दक्षिण भारत अलग अलग पैटर्न पे कर सकते हैं वोट, उसमें कोई अर्थ नहीं है, लेकिन देश तो एक है ना। आप ये कहना कि भाई जो है सनातन जो है उसको नष्ट कर देना चाहिए, जब ऐसी आवाजें डीएमके उठाता है तो फिर उसके ऊपर अगर प्रधानमंत्री हमले करते हैं तो उसमें ऐतराज क्यों है? हाँ बोलिए। देखिए, डीएमके बीजेपी के साथ एक जमाने में था या नहीं, मेरे को बताइए आप। था। पीडीपी भी एक जमाने में बीजेपी के साथ थी कि नहीं कश्मीर में? ठीक है। तो बीजेपी का हमेशा यह उसूल रहा है कि उनको जब उनके साथ दोस्ती होती है तो देशभक्त बनते हैं और उनके खिलाफ जाते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। नहीं कांगो जी, बीजेपी का खेल रहा है और ये खेल में बीजेपी बड़ी माहिर है। नहीं पर कांगो जी जब बीजेपी के साथ डीएमके थी तब नहीं, एक मिनट सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उस इल्जाम को नहीं लेना चाहिए। नहीं पर कांगो जी जब डीएमके और बीजेपी का, आपको बता दूंगा ऐसे हजारों स्टेटमेंट मैं बीजेपी के लीडर्स के बता दूंगा कि जिसके वजह से इस देश की एकता और अखंडता में फूट आई है। लेकिन एक आदमी का बयान और पूरे गवर्नेंस का ऐलान, पूरे गवर्नमेंट का रवैया, इसमें हमको फर्क करना चाहिए। ठीक है। और तमिलनाडु के सरकार ने बार बार ये कहा है, उन्होंने कभी भी सनातन धर्म को या किसी भी धर्म को चोट नहीं पहुंचाई। उनका कहना यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो धर्म को और राज्य को अलग अलग रखने को कहता है और वो मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ये इल्जाम है। ओके, मैं डॉक्टर आशीर्वादम के पास जा रहा हूं एक बात के साथ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, डीएमके जो है या पीडीपी हो, ये सब जो है बीजेपी इनके साथ सहयोग समझौता कर चुकी है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब बीजेपी के साथ डीएमके थे, और शेखर अय्यर जी बताएंगे इस बात को क्योंकि उन्होंने राजनीति को लंबे समय से देखा है, तब डीएमके कभी इस तरह की बातें नहीं करती थी, डीएमके नेता कभी इस तरह की बातें नहीं करते थे, इस तरह के बयान नहीं देते थे सनातन के खिलाफ। बहरहाल डॉक्टर आशीर्वादम आचार्य जो कांगो जी ने कहा, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग सौतेला व्यवहार करते हैं तमिलनाडु के साथ, और दूसरी बात यह है कि उत्तर और दक्षिण भारत अलग अलग तरह से चुनाव में वोट करते हैं, और तीसरी बात जो वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा सरकार ने नहीं कहा, किसी अगर एक नेता ने कहा उसको लेकर आप टुकड़े टुकड़े कहें तो वो अतिशयोक्ति है। अशोक जी, कांगो जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि बूंद बूंद मिलकर के सागर बनता है। आज हमारे सामने जो आए हैं टीएमसी के जी.के. वासन जी आए हुए हैं, चांद पांडियन जी आए हुए हैं, और पारिवेंद्र जी आए हुए हैं, एसी षणमुगम जी आए हुए हैं। इनका अपना मतलब वो हो सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वो चुनाव लड़े, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आजू बाजू में 400 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें हर 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो सब मिला करके जैसे हमने बोला था 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तमिलनाडु, और उस 39 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका बहुत काफी इम्पैक्ट होने वाला है। तो कांगू जी जो कहते हैं कि ये छोटी छोटी पार्टियां हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते। अगर ये आपने बिल्कुल सही कहा, यही तमिल मानिला कांग्रेस 1996 में जब पीवी नरसिंह राव साहब की सरकार हट गई, केंद्र में ये इनके वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, जो अब कांग्रेस में है, वो तमिल मानिला कांग्रेस की तरफ से वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो सेंटर में इनका 4-5 कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये गलत बात है कि वो छोटी पार्टी है, ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। और दूसरा, अभी जो बाढ़ की बात कर रहे थे, तमिलनाडु में बिल्कुल बाढ़ आया, बहुत गंभीर स्थिति हुई थी उधर, लेकिन तुरंत गृह मंत्री जी ने उसके लिए जो पैसा रिलीज करना था तुरंत रिलीज कर दिया, और सेंटर के डिफेंस मिनिस्टर वहां गए थे, वहां की क्या हालत है वो देख रहे थे। हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला जी वहां गई थी टुटुकुरिन में, और तुरंत 1200 करोड़ का तुरंत का रिलीज हमने सेंट्रल से दिया है। क्या ये मना कर सकते हैं क्या? तो ये जो डीएमके जो रखता है नैरेटिव, हम दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बोलते हैं, हमको सिर्फ उत्तर भारतीयों के लिए हम चिंता करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और खास करके नरेंद्र मोदी जी कई बार दक्षिण आए हैं, कई बार खास करके तमिलनाडु आए हैं, क्या वो तमिलनाडु जा नहीं सकते हैं क्या? उनका पूरा अधिकार है। नहीं बिल्कुल नहीं बहुत प्यार करते हैं। आज आप संसद भवन में आप देखिएगा, हमारे चोल किंगडम का
सिंबल वहां पे रखा हुआ है। हमारे लिए गर्व की बात है। वो दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तिरुकुरल की जिक्र करते हैं, हमारी गौरव की बात है। तमिलनाडु के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। मैंने ये तो देखिए काशी में तमिल संगम कार्यक्रम हुआ, तमिलनाडु के कितने लोग गए काशी, तो वो तो ये तो देश तो एक है। इस देश को कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो नाकामयाब होगा। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, देश एक है। लेकिन शेखर अय्यर जी, देश एक है लेकिन चुनाव का पैटर्न अलग अलग रहता है। ये बात सही कांगो जी ने जो याद दिलाई कि इमरजेंसी में भी पूरे उत्तर भारत में तो एक तरफा तौर पर हमने देखा था कि जनता पार्टी जो है वहां पर आई, लेकिन दक्षिण भारत में फिर भी जो है वो दक्षिण भारत इंदिरा गांधी के साथ खड़ा रहा। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी 370 की बात करती है, क्या दक्षिण के द्वार में इस बार बीजेपी एंट्री कर पाएगी क्या? अशोक जी, लगातार बीजेपी लगी हुई है। देखिए, आप आज जो परिस्थिति जो तमिलनाडु में बनी है वो ऐसा है कि एआईएडीएमके ने बीजेपी को साथ इसलिए छोड़ा ये सोच के भाई हमारे पास क्रिश्चियन वोट नहीं आ रही है, मुस्लिम वोट नहीं आ रही है, हम एक बार इनको छोड़ के देखें, खास करके दक्षिण जिला में। बेसिक प्रॉब्लम आती एआईएडीएमके का यही रहा है कि वो पार्टी के अंदर इतनी टूट पड़ी है। अभी एडप्पाडी पळनिसामी कमांड संभाल ली है, लेकिन लगातार एक इंप्रेशन आ रहा है वो धीरे धीरे करके एडप्पाडी पळनिसामी के जो एडीएमके है वो डीएमके का बी टीम बन रहा है। तो वहां पे विपक्ष के लिए एक भूमिका है, विपक्ष का एक वैक्यूम है, जिस वैक्यूम को बीजेपी पिछले 6 महीने जब से ये पदयात्रा अन्नामलाई जी ने निकाला है तब से लोग का मानना है अगर विपक्ष की बात हो वो तो केवल बीजेपी है। अगर डीएमके का विपक्ष बीजेपी है तो कहीं ना कहीं वो स्पेस जो है विपक्ष का स्पेस वो एआईएडीएमके ने खो चुका है, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। आप इस बार असेंबली में देखिए, जो स्टालिन कह रहे हैं उसको हाँ बोल रहे हैं एडप्पाडी, जो एडप्पाडी बोल रहे हैं उसको स्टालिन हाँ बोल रहे हैं। तो जो परिस्थिति वहां बन रही है, लोग के लिए एक विकल्प चाहिए। और तमिलनाडु के लोगों ने देख लिया है कि डीएमके शासन में क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है, अभी पिछले एडीएम के शासन में क्या होता। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है तमिलनाडु, और जो बाकी पार्टीज है डीएमके अलायंस में, कांग्रेस हो या वामपंथी हो, वो पूरे के पूरे डीएमके पर डिपेंडेंट है अपने सीटों के लिए। उनकी पहली जो अस्तित्व थी वहां पे वो धीरे धीरे घट के पूरा डीएमके पर डिपेंड हो गया। वो जितने सीट देंगे उसमें लड़ेंगे, और ये वहां पे जो विकल्प की जो एक स्पेस है वो स्पेस बीजेपी उस पर उबल के आ रहा है। अब सवाल आता है कितना सीट जीतेंगे, कितना परसेंटेज मिलेगा, वो अलग बात। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी की जो लड़ाई है तमिलनाडु में एकला चलो रहे, जो एकला चलो में आप देखिए, अगर अन्नामलाई के लिए इतना भीड़ जुटा है, जहां भी गए जितने कॉन्स्टिट्यूंसी है 200 ऑड कॉन्स्टिट्यूंसी जहां गए सब जगह भीड़ आई बात सुनने के लिए। बार बार वो यही बात रखे भाई किस तरह भ्रष्टाचार की वजह से जो विकास तमिलनाडु में होना था वो नहीं हुआ, और परिवारवाद भी भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है। मैं केवल स्टालिन और उनके बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, डीएमके के हर जो जिले में जो उनके फंक्शनरीज होते हैं वो भी अपने बेटियों को पुश करने में लगे। तो कैडर के अंदर भी, डीएमके कैडर के अंदर भी एक बड़ा आ गया है कि भाई पार्टी हमारी कहां जा रही है। क्या जो मूल जो वैल्यूज थे, द्रविड़न वैल्यूज को लेकर जो पार्टी चल पड़ी थी, आज वो नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा अशोक जी तमिलनाडु में भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ आज पीएम ने आवाज उठाया, इसलिए आपने रिएक्शन भी देखा है। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, और जैसा आपने कहा कि भीड़ तो जुटी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्या बीजेपी सीट जीत पाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक चुनावी सर्वे जो है ये कहता है, एक सर्वेक्षण ये कहता है कि बीजेपी को इस बार 3% जो बीजेपी का वोट शेयर है वो इस बार 18% तक जा सकता है, और एआईडीएमके से ज्यादा बीजेपी को वोट मिल सकता है तमिलनाडु में। हाल में जो एक सर्वे, और यही सर्वे कहता है कि बीजेपी तमिलनाडु में 4 लोकसभा सीटें जीत सकती है। अपने आप में अगर यह सर्वे सही साबित हुआ तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ा राजनीतिक शिफ्ट होगा तमिलनाडु में। अभय कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चुनावी विश्लेषक है। मैं उनके अभय जी आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा क्या तमिलनाडु में जो हवा है वो किधर बह रही है, क्या हवा बदलती हुई दिख रही है, आंकड़े क्या कहते हैं, इन सब पर आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की,
जब फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है, लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि आपकी बार खुलेगा दक्षिण का द्वार। बीजेपी दक्षिण का द्वार खोलने के लिए लगातार कोशिश कर रही है
और तमिलनाडु और केरल 2 दिन की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने वहां विपक्ष पर तीखा हमला किया है और लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह करप्शन का मुद्दा उठाया। यहाँ पर यह चर्चा हो रही है कि करप्शन दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में खासकर एक बड़ा मुद्दा है और जो अन्नामलाई वहां पर जिन्होंने जो यात्रा की है, उस यात्रा के जरिए बीजेपी को वहां पर एक बड़ी बढ़त मिल सकती है, ऐसा कुछ चुनावी विश्लेषण भी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी को अगर 370 सीटों तक पहुंचना है तो दक्षिण का द्वार खोलना ही पड़ेगा, लेकिन ये चुनौती बड़ी है। इन सब पे चर्चा करें। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीर्वादम आचार्य जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ डॉक्टर भालचंद्र कांगो जुड़े हुए हैं, सीपीआई के नेता हैं, शेखर अय्यर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभय कुमार जी जुड़े हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। अभय कुमार जी, दक्षिण की अगर बात करते हैं, 39 में जो है पिछली बार बीजेपी 0 थी, 38 सीटें एक तरफा गई थी। कुल मिलाकर इस बार बीजेपी, जो मैंने एक सर्वे का हवाला दिया, वो सर्वे कहता है कि बीजेपी 3 से 18% जंप कर सकती है, 4 लोकसभा सीटें जीत सकती है। देखने में सर्वे के हिसाब से ये बड़ी चौंकाने वाली खबर लगती है, लेकिन शायद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तमिलनाडु के बगल में पुडुचेरी भी है और पुडुचेरी में एक बड़ी बात यह है कि वहां पर इस वक्त एनडीए की सरकार है। तो शायद द्वार में जो है एक झरोखा पहले ही खुल गया था, वहां से अब द्वार की ओर बीजेपी बढ़ रही है क्या? देखिए अशोक जी, आपने बहुत सही बात कही कि हम लोग को पुडुचेरी का क्या यूपी तमिलनाडु के पॉलिटिक्स से संबंध है, उस पर हम जरूर आते हैं, लेकिन हम लोग को जब तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो एक जो ट्रेडिशनल जो एनालिसिस है उससे थोड़ा अलग हट के बात करनी पड़ेगी। कैसे? देखिए, जब 1972 में एमजीआर ने डीएमके से अलग होकर अपनी पार्टी एआईएडीएमके बनाई तो उनकी पहली सरकार 1974 में पुडुचेरी में बनी थी। एस रामास्वामी जी वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे। 1973 में डिंडीगल या डिंडीगुल जो लोकसभा सीट था, अब नहीं है, तमिलनाडु में, उस सीट का बाईपोल जीता था। तो मैं बताऊं कि पुडुचेरी में सरकार बनाना और 1973 का बाईपोल जीत करके एमजीआर ने एक मैसेज लेकर के आए थे और उन्होंने पूरी तरह परास्त कर दिया था डीएमके को और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। अब अभी जो वर्तमान में जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है, वह पॉलिटिक्स क्या है कि अब जयललिता और करुणानिधि का एरा समाप्त हो चुका है। अब वहां पर नए जो राजनीतिक जो प्लेयर है उनका टाइमिंग है। उस स्थिति में बीजेपी के लिए बहुत मुफीद टाइम है जब वहां के अन्नामलाई साहब अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको जो समर्थन मिला वो एप्रिसिएबल है। उसके बाद मैं बताऊं कि ये तो जो पुडुचेरी में बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, उससे एक मैसिव इनको एक सपोर्ट जनता के में एक इनके बारे में गुडविल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1998 के लोकसभा चुनाव के बाद से अगर हम बात करें तो देखते हैं कि तमिलनाडु में जो लोकसभा का चुनाव आता है तो नेशनल ट्रेंड के अनुसार आता है। 1998 में एनडीए अच्छा परफॉर्म की थी, 1999 में एनडीए अच्छा परफॉर्म की थी, 2004 और 2009 में यूपीए का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, भले 2014 और 2019 में थोड़ा सा ट्रेडिशन बदला। तो तमिलनाडु में जो भी रिजल्ट आता है लोकसभा चुनाव में एटलीस्ट 1998 उस वक्त से नेशनल ट्रेंड के अनुसार आता है। तो इन सब बातों को हम देखते हुए करें तो बीजेपी की अच्छी संभावना बढ़ रही है। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किया, जो पम्बन ब्रिज का काम किया है, श्रीलंका के साथ जो उन्होंने इसका जो काम किया है, वहां के बड़े फिशरमैन के लिए काम किया है, या उन्होंने जो मतलब तमिलनाडु के जाफना के साथ जो उन्होंने सर्विस से शुरुआत कराई है, तो उनसे एक गुडविल ये हुआ है और उसका असर हम लोग लोकसभा चुनाव में देखने को ये हो सकता है। जी, उसका असर लोकसभा चुनाव में देखने। डॉक्टर भालचंद्र कांगो, 18% सर्वेक्षण कहता है 4 लोकसभा सीटें, और इतिहास भी ये कहता है कि अगर आपने पुडुचेरी में एंट्री मारी है तो वहां से आप तमिलनाडु में भी प्रवेश कर सकते हैं। बीजेपी की कोशिश रहेगी और कोशिश करने में कोई गलत ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन मानसिकता जो है लोगों की वो बीजेपी के साथ नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं। इसीलिए मैंने 3% वोट का जिक्र किया था। 3% से 18% की जंप ये बहुत हो जाती है, इतनी मिलना मुश्किल है ऐसा मुझे लगता है। केरल में हमने देखे कि 10% से 14% जाने में बीजेपी को तकलीफ हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सर्वे जो है वो बराबर है। बीजेपी की पुडुचेरी में एंट्री जरूर हुई है, उसकी वजह से 1-2 सीट में फर्क पड़ सकता है, और वो भाई मोदी जी की पर्सनल करिश्मा से हो सकता है। बीजेपी एज ए पार्टी कुछ एंट्री नहीं कर सकती ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही तो बीजेपी को फायदा मिल रहा है ना तमिलनाडु में? वो तो ऐसा वो तो यह कहते थे कि मैं रामेश्वर से भी बीच में खबर थी कि वो रामेश्वर से लड़ेंगे, मदुराई से लड़ेंगे, लेकिन ऐसी बात तो नजर नहीं आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो कॉन्फिडेंस उनको अगर नहीं है खुद के लड़ने जीतने का,
तो वो वहां से नहीं लड़ेंगे, और वो नहीं लड़ेंगे तो सीधी बात है कि उनको, इसका मतलब है उनको मालूम है कि वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो शेखर अय्यर जी ने कहा कि वहां पर दरअसल करप्शन एक बड़ा मुद्दा हो गया है और लोग वहां पर एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट वहां पर नहीं है, क्योंकि जो है अब जयललिता नहीं है, उसी तरह से अब डीएमके का भी शीर्ष नेतृत्व करुणानिधि वो भी नहीं है। देखिए, करप्शन ये बीजेपी हमेशा मुद्दा बनाती है। महाराष्ट्र में मैं याद दिलाता हूं कि जब नवंबर में मध्य प्रदेश के इलेक्शन थे, जब मोदी जी ने भोपाल में ये कहा था कि एनसीपी का 7,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, लेकिन उसके 10 दिन बाद एनसीपी के नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के साथ, और जब से वो करप्शन की बात ही बंद हो गई, तो लोगों को ये मालूम हो गया कि बीजेपी की करप्शन की बात जो है वो सिर्फ हवा देने के लिए है, वास्तविकता कुछ नहीं है। ईडी का गलत इस्तेमाल करके विरोधी पार्टियों को तकलीफ देना। डॉक्टर आशीर्वाद रिस्पॉन्ड करें। अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर मेरे पास समय कम है, एक सर मेरे पास समय कम है। डॉक्टर आशीर्वाद, डॉक्टर आशीर्वाद वो कह रहे हैं कि करप्शन का मुद्दा आप लोग सिर्फ जो है उठाते हैं, लेकिन फिर करप्ट लोगों के साथ हाथ मिला देते हैं। उन्होंने जिक्र किया जो है एनसीपी का, बल्कि दूसरी तरफ आदर्श घोटाले का जिन पर आप आरोप लगाते थे उनके साथ भी उनको भी आपने अशोक चौहान को ले लिया। अच्छा, ऐसा जी अशोक जी, आज आपका जो टाइटल है उसी से मैं बात आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इस बार दक्षिण का द्वार टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। हम दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हैं, हमारे हाथ में मोदी जी की गारंटी है। हम लोगों को बताएंगे डीएमके और उसके जो अलायंस पार्टनर है वो लोग करप्शन में किस तरह से करते हैं। आपको पता है 2G घोटाला जो हुआ था, सबसे बड़ा घोटाला हमारे पूरे देश में, उसके जो भागीदार है वो डीएमके पार्टी के। अब तमिलनाडु के बच्चा जानता है ये, और ये जो आरोप लगा रहे हैं कांगू जी, अभी अगर कोई भी आप नाम बता दीजिएगा, और क्या वो कन्विक्ट हो गए हैं? क्या कोई कन्विक्ट नहीं हुए हैं। केसेस चल रहा है, कोर्ट जैसे फैसला लेगा उस समय पे डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर वो कोर्ट में केस चल रहा है या कहीं चार्जशीट भी नहीं हुआ है, वो इसके मतलब ये नहीं है कि वो कहीं राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। क्या ये बिल्कुल गलत है? क्या अगर हम पूरा गिनती करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी में क्या भ्रष्टाचार नहीं है? क्या तमिलनाडु में आकर के देखिएगा, द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम ने इनको 25 करोड़ रुपए पिछले चुनाव में दिया था। किसके लिए दिया था? कहाँ खर्च हुआ? ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेता आकर के बता सकते हैं क्या? अभी तक ओके सर, ओके सर, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन जाहिर सी बात है, मैं फिर कह रहा हूं, तमिलनाडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं तमिलनाडु इस बार जो है 2024 में जो है एक बड़ा एक जो है नतीजे देगा, और 24 में तमिलनाडु पर लगातार नजर रहेगी, क्योंकि फिर कह रहा हूं कि बीजेपी को अगर 370 तक पहुंचना है तो दक्षिण में बीजेपी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट राज्य जो है वो तमिलनाडु है। तो चर्चा जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब राज्यों पर, कर्नाटक लगातार हम करते रहेंगे, इसका चुनावी विश्लेषण भी करते रहेंगे। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। आज दो टूक में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।